मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहना भर ही आपके स्पर्म काउंट के लिए हार्मफुल है। टेस्टोस्टेरोन अगर कम है तो मर्द परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस कम रहेगी। 30-40% मर्दों में डायबिटीज की वजह से ही ईडी होती है। जो एक संबंध का टाइम है वो 7 मिनट होना चाहिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अलावा सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो इंडिया में है वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। पोर्नोग्राफी जो है वो एक तरीके से फेक प्लेजर या फॉल्स प्लेजर को प्रमोट करता है। मैरिड लाइफ में मैन अपनी वाइफ के साथ संबंध बनाने से ज़्यादा प्रेफर मास्टरबेशन को कर रहे हैं। 40-50% कपल्स में कॉज मेल है। आदमी के स्पर्म काउंट 0 है या कम है या अच्छे नहीं है, जिस कारण से बच्चे नहीं हो रहे। आप मानेंगे नहीं, हाइड्रोसिल तो इतने बड़े हो जाते हैं कि कई बार आदमी चल नहीं पाता है, क्योंकि उसमें कई बार एक लीटर पानी भर जाता है। तो टेस्टिस कैंसर की यूनिक प्रॉब्लम यह है कि टेस्टिस कैंसर यंग एज में होता है। ऑलमोस्ट 30% मर्दों को जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनको वेरिकोसील रहता है। बड़े मसल ग्रुप्स है जैसे चेस्ट है, बैक है, ग्लूट्स है, आपके लोअर लेग्स के, इनकी एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि जब ये मसल्स एक्टिवेट होते हैं तो ये आपके बॉडी के सारे हार्मोन कंट्रोल करते हैं और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं। अपने फैमिली या फिर फ्रेंड सर्कल में आपने कितने मर्दों को देखा होगा अपनी इंटीमेट या फिर सेक्सुअल हेल्थ पर बात करते हुए? देखा है, सुना है कभी? आई एम श्योर कि आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि लड़के इस बारे में बात करना पसंद ही नहीं करते या बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। सोचते हैं कि अरे यार, मेरे बारे में कोई क्या सोचने लगेगा। लेकिन जितनी औरतों की इंटीमेट और सेक्सुअल हेल्थ ज़रूरी है, उतनी ही मर्दों की भी सेक्सुअल और इंटीमेट हेल्थ पर जानकारी रखनी या उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसके बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं, एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज अनमीठी स्वास्थ्य चर्चा में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विजयंता गोविंदा गुप्ता। सर, आपका हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हैं और इस सेशन के लिए सर से अच्छा एक्सपर्ट हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता था। आई एम श्योर सर, इस इंटरव्यू के ज़रिए हम मेन के इंटीमेट और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे आप जितनी नॉलेज है वो हम आपसे एक्सट्रैक्ट करके अपनी ऑडियंस को दे, ताकि उनके मन में जितनी भी कन्फ्यूजन हो, जितनी वो चीज़ें जानना चाहते हैं, वो सभी आसानी से उनको सारी नॉलेज मिल पाए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सर। डॉक्टर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि जब भी हम मर्दों के इंटीमेट सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं तो उसके रिलेटेड एक दिमाग में आती है सबसे पहली चीज़ पॉर्न। तो क्या पोर्नोग्राफी देखने से मर्दों के इंटीमेट या सेक्सुअल हेल्थ पर कोई असर पड़ता है? देखिए, पोर्नोग्राफी जो है एक मिक्स एज या एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो पोर्नोग्राफी मतलब कि आप एक सेक्सुअल एक्ट को, एक स्टेज्ड सेक्सुअल एक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे सेल्फ स्टिमुलेशन या एक प्लेजर प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पोर्नोग्राफी के कई नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ पे हो सकते हैं। सबसे पहला है साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो कई बार जो पोर्नोग्राफी में दिखाया जाता है वो एक्चुअली ट्रूथ होता नहीं है, क्योंकि पोर्नोग्राफी में चीज़ों को एग्जैजरेट किया जाता है या पोर्नोग्राफी में चीज़ों को छुपाया जाता है, तोड़ मरोड़ के चीज़ें प्रेजेंट की जाती है, और बहुत ही आई थिंक पॉलिश्ड वे में। पॉलिश्ड वे है या पॉलिश भी नहीं कह सकते, अनरियल या फेक वे है। हाँ। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल सेक्सुअल एक्ट 3 या 4 बार हुआ है और उसको एडिट करके आप एक बार में दिखा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि एक किस जो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, उसके मन में कई बार गलत धारणा बन जाती है कि जो संबंध है या जो सेक्सुअल रिलेशन है वो इस तरीके से होने चाहिए, चाहे वो पोजीशंस हो, चाहे वो टाइमिंग हो, चाहे वो ड्यूरेशन हो, चाहे वो रिस्पॉन्स हो। तो उस कारण से क्या है कि आदमी जो है या जो औरत या आदमी जो है वो जो एक्चुअल सेक्सुअल संबंध है वो प्रॉपर्ली बना नहीं पाते, या उनके एक्सपेक्टेशंस जो है वो कभी सेटिस्फाई या फुलफिल नहीं हो पाती। सेकंड प्रॉब्लम जो है वो है पोर्नोग्राफी जो है वो एक तरीके से फेक प्लेजर या फॉल्स प्लेजर को प्रमोट करता है। तो पोर्नोग्राफी में क्या है, सिर्फ एक विजुअल मीडियम है, ठीक है, जबकि जो संबंध है, जो औरत और आदमी के संबंध है, वो एक मल्टी चैनल या मल्टी फैसेटेड कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, क्योंकि उसके अंदर इंटीमेसी भी है, उसके अंदर रोमांस भी है, उसके अंदर लव भी है, उसके अंदर साउंड भी है, उसके अंदर टच भी है, फील भी है, इमोशंस भी है, जबकि पोर्नोग्राफी में सब कुछ गायब है। तो इट इज़ अ वेरी स्टेल वर्जन ऑफ सेक्स जिसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, और व्हेन यू बिकम हैबिचुअल ऑफ कंज्यूमिंग दैट स्टेल वर्जन, देन आपको जो रियलिटी है वो समझ नहीं आती। Exactly. ठीक है, तो इसीलिए आजकल हमारे क्लिनिक पे भी, सेंटर पे भी बहुत सारे मेल्स आते हैं जो एक्चुअल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते। वो अपनी वाइफ से, अपने पार्टनर से एक्चुअल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि वो हर चीज़ में उनको वो जो एक पॉलिश्ड पॉर्न है वही उनको चाहिए। थर्ड प्रॉब्लम, पोर्नोग्राफी में जो स्त्री या पुरुष है वो एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर के होते हैं,
जबकि आपके जो जैसे इंडिया में है वहाँ पर एक डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, एक डिफरेंट स्किन टोन, एक डिफरेंट टेक्सचर, एक अब मेरे पेशेंट आते हैं कहते हैं सर हमें तो ब्लॉन्ड चाहिए, ठीक है, या हमें फलाना ढमकाना चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है या पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, तो इस कारण से वो कभी रिलेशनशिप पूरे नहीं कर पाते, ठीक है। और फोर्थ बिगेस्ट प्रॉब्लम दिस हैबिट ऑफ मास्टरबेशन, जो एक तरह से बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, मास्टरबेशन एक अनमैरिड लाइफ के अंदर एक सेक्सुअल रिलीज हो सकता है, उससे कुछ साइकियाट्रिक बेनिफिट हो सकता है, पर एडिक्शन होना, पॉर्न के माध्यम से एडिक्शन होना और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो बढ़ रहे सोसाइटी में, तो वो भी एक मेरे को लगता है एक कल्चर है जो गलत है। तो मास्टरबेशन सही है या नहीं? मास्टरबेशन एक रिलीज और एक साइकियाट्रिक बेनिफिट के लिए ठीक है, पर उसके लिए भी मतलब देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज अंडर विच इट इज सपोज टू हैपन, ठीक है। मास्टरबेशन इज नॉट समथिंग जो आज के दिन एक एडिक्शन सा बन गया है कि मैन आर कि आदमी रियल संबंध, आपको बता रहा हूँ आज का ट्रूथ है कि मैरिड लाइफ में मैन अपनी वाइफ के साथ संबंध बनाने से ज़्यादा प्रेफर मास्टरबेशन को कर रहे हैं। अच्छा। इतने सारे सेक्सलेस मैरिजेस हैं जिसमें वाइफ की कंप्लेंट है कि मेरे हस्बैंड को मास्टरबेशन से इतना एडिक्शन है कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं कर रहे। तो किस हालात में ये ठीक है, और ये हो किस लिए रहा है क्योंकि ये एडिक्शन बहुत यंग एज से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो कभी भी रियल रिलेशनशिप बना ही नहीं पाते। इसीलिए मेरा कहना है कि और हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, शराब का एग्जाम्पल ले लो, अगर आप मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में पढ़ेंगे तो कुछ मात्रा में, माइल्ड मात्रा में शराब हेल्पफुल हो सकती है, पर हम शराब को प्रमोट क्यों नहीं करते? बिकॉज आदमी रुक नहीं पाता, एडिक्टिव बिहेवियर है। जो आदमी थोड़ी शराब स्टार्ट करेगा वो धीरे धीरे फुल ब्लोन अल्कोहलिक बन जाता है। उसी तरह मास्टरबेशन कुछ मात्रा में हो सकता है ठीक हो, पर अगर हम प्रमोट करेंगे तो जो एक बार यूथ एडिक्ट हो गया, क्योंकि मास्टरबेशन इज सेम लाइक शुगर एंड इज सेम लाइक अल्कोहल, इजी एक्सेस टू अ एडिक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। एक चीज़ प्लेजर दे रही है, आप उससे एडिक्ट हो जाओगे तो फिर आपका जो रियल लाइफ है वहाँ से नाता ही टूट जाएगा, बिल्कुल। तो इसलिए मेरे हिसाब से मास्टरबेशन कम मात्रा में, क्योंकि हमारी लाइफ में क्या हो गया आजकल शादियाँ लेट हो रही है, लोग करियर में फोकस्ड है, तो एक तरह से रिलीज के लिए ठीक है, हो सकता है कुछ मात्रा में अलाउड हो, पर एडिक्शन और ओवर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर, आपने शादियों की बात की तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरा आपसे यहाँ होगा कि बहुत सारी लड़कियों को बोला जाता है कि जल्दी शादी कर लो क्योंकि उनके एग्स जो है वो लिमिटेड मात्रा में ही प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको एग्स से रिलेटेड ये चीज़ें कही जाती है। लेकिन लड़कों के लिए कहा जाता है कि उनका स्पर्म जो है वो लाइफ टाइम चलते ही रहता है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होती। तो ऐसा है सच में, या फिर लड़कों के लिए भी कोई राइट एज होनी चाहिए शादी करने की? ऐसा थियोरेटिकल है, तो थियोरेटिकली विमेन का जो एग रिजर्व है वो एक पर्टिकुलर एज तक रहता है, क्योंकि जो औरत है वो अपने सारे अंडे लेके पैदा होती है। जो एक बच्ची है जो पैदा होती है उसकी पूरी ज़िंदगी के जो एग्स है वो उसके ओवरीज में पैदाइशी से होते हैं, और वो हर महीने मतलब महीने माहवारी स्टार्ट होने के बाद हर महीने ऑल्टरनेट एग से एक ओवरी से एक एग निकलता है, और कुछ लिमिट के बाद एग्स निकलने ख़त्म हो जाते हैं, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। और नॉर्मली 45 से 50 साल के बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और नॉर्मली 35 साल के बाद जो एग्स निकलते हैं वो बहुत पुअर क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि 35 साल से वो स्टोर्ड है बॉडी में, तो उस कारण से उनका डीएनए खराब हो जाता है, और उससे होने वाले बच्चे कई बार डिफेक्टिव होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम या जेनेटिक बीमारियाँ ज़्यादा होती है। तो सिर्फ प्रेगनेंसी की बात नहीं है, अगर आप 35, 36, 37 साल के बाद बच्चा कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 30% रिस्क है कि आपका बच्चा डिफेक्टिव हो सकता है, उसको कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम या जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि औरतों को बच्चे टाइम पे करनी चाहिए। और ये भी ट्रूथ है कि जो आदमी है वो जिंदगी भर स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो आप 70 साल या 75 साल के आदमी का भी सीमेंट चेक करेंगे तो उसमें स्पर्म मिलेंगे और फर्टिलिटी पॉसिबल है। पर ये भी ट्रूथ है कि पिछले 30 साल में, रीज़न नहीं पता, कुछ कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर्स बढ़ने की वजह से, कुछ कहते हैं हमारी लाइफस्टाइल, कुछ कहते हैं डाइट, कुछ कहते हैं पोल्यूशन, कुछ कहते हैं प्लास्टिक्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, कुछ कहते हैं कि जो हमारी ये बीपीए है, जो ये हमारे जो प्रिंटेड इंक है, इसको टच भर करने से हमारे हार्मोन खराब हो सकते हैं। अच्छा। जो रेडिएशन है, मोबाइल फोन रेडिएशन, सेल फोन रेडिएशन, इन कारण से औरतों में और मर्दों में दोनों में ही गमीट्स डिक्लाइन कर रहे हैं। तो ये एक स्टडी है जो कहती है कि हमारे ग्रैंडफादर वर मोर फर्टाइल देन अस, ठीक है। स्पर्म काउंट का एवरेज वैल्यू घट रहा है, पहले 60 मिलियन तक भी नॉर्मल देखा जाता था, आजकल धीरे धीरे 10 मिलियन 12 मिलियन स्पर्म काउंट फॉल कर रहा है रैपिडली, तो बहुत डाउन आ रहा है। तो इसलिए ग्लोबल फर्टिलिटी, ये नहीं सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, वर्ल्ड ओवर स्पर्म काउंट और मेल की फर्टिलिटी डाउन हो रही है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। और आजकल आप देखेंगे ऑलमोस्ट 40 to 50% कपल्स में कॉज मेल है, फीमेल नहीं है।
आदमी के स्पर्म काउंट 0 है या कम है या अच्छे नहीं है, जिस कारण से बच्चे नहीं हो रहे। तो हो सकता है कि आज से 30 साल पहले ये कहना ठीक था कि औरतों को टाइम पे शादी करनी चाहिए, पर आजकल कहना ये भी ठीक है कि आपको टाइमली बच्चे करने चाहिए अगर आपको बच्चे करने हैं, दोनों के लिए, औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी। आपने स्पर्म क्वालिटी की भी बात की, तो जैसा हमने बात भी की कि आजकल जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल या बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे मर्दों को ताकि उनके स्पर्म क्वालिटी सही रहे? सबसे पहली बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि अब दिल्ली में रहना बंद कर दो। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहना भर ही आपके स्पर्म काउंट के लिए हार्मफुल है। लेकिन उनकी जॉब्स अगर हैं तो? अब वो करियर चूज़ करना है तो वो एक अलग बात है, पर मैं बता रहा हूँ कि आज के दिन अगर आप मेट्रोज में रह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप 50% स्पर्म रिडक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि पानी गंदा है, हवा गंदी है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, नींद पूरी नहीं है, लॉन्ग टर्म सिटिंग जो कि बहुत हार्मफुल है आपके लिए। आप पूरे दिन चेयर पे बैठे रहते हैं, आप सुबह टैक्सी में स्टार्ट करते हैं, टैक्सी या गाड़ी या बस, और उसके बाद ऑफिस पहुंच के भी बैठना है, फिर घर जाके भी फिर बैठना है और फिर बैठना है। तो क्रॉनिक सिटिंग में क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो पूल हो जाता है। शाम तक आते आते ऑल द ब्लड गेट्स पूल्ड इन योर लेग्स एंड इन योर लोअर बॉडी पार्ट, पेल्विस। इस कारण से बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि आजकल पैरों में सूजन आ जाती है रात के घर जाते जाते। वो बीमार नहीं है, पूरे दिन बैठने की वजह से। तो ये भी बहुत कॉमन कारण है स्पर्म क्वालिटी डाउन होने के लिए, एग क्वालिटी डाउन होने के लिए। ठीक है, तो गंदा पानी, तो एक तो अगर आप शहर छोड़ देते हैं तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है। पानी साफ, हवा साफ, थोड़ा वॉकिंग होगी, थोड़ा रेस्ट मिलेगा, नींद अच्छी आएगी, कुछ एक्सरसाइज भी होगी, दोस्तों में बैठोगे। फिर हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, कई बार हमारे को मरीज़ बोलते हैं कि हमें तो कोई स्ट्रेस नहीं है, पर वो लास्ट हंसे कब थे, वो लास्ट रिलैक्स कब किए थे, वो लास्ट वीकेंड कब बनाया था। आजकल संडे भी काम करना स्टार्ट हो गया। आजकल आप सुनेंगे कि 90 आवर्स चेयरमैन कहते हैं जी 90 घंटे काम करो, बीवी को देख के क्या करोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये टॉक्सिक कल्चर है, टॉक्सिक लाइफस्टाइल चॉइसेस है, जिस कारण से आपका स्पर्म काउंट वैसे डाउन हो जाएगा। तो अगर आपको अपना स्पर्म काउंट हेल्दी रखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक तो अच्छी नींद लीजिए, आप वीकेंड पे रेस्ट लीजिए, दोस्तों से मिलिए, मन खुश रखिए, हैप्पी रहिए, और अपना खाना पानी साफ रखिए। खाने को ग्लास में, पानी को ग्लास में, या ग्लास की, या जैसे पहले पुराने ज़माने में स्टील की प्लेट्स थी उसमें खाइए। हाँ, ये डिस्पोजेबल कल्चर जो आ गया है, जो प्लास्टिक्स है, ये माइक्रो प्लास्टिक्स बहुत डैमेजिंग है हार्मोन्स के लिए। तो आप प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाना तो बिल्कुल ही बंद करिए। ठीक है, पानी, कई लोग अपने किचन में मसाले वगैरह भी प्लास्टिक के बर्तनों में ही रखते हैं। नहीं, सबसे कॉमन में देखता हूँ आज के दिन पानी की बोतल है या कोई भी प्लास्टिक है, तो ग्लास की बोतलों में अपनी डिस्पोजेबल पानी की वो बोतल लाइए, उसमें पानी भर के उसमें पीजिए। तो इसी से काफ़ी हद तक। और एक स्मोकिंग शराब बहुत कॉमन है आज के दिन, स्मोकिंग अल्कोहल। ये स्मोकिंग और अल्कोहल तो बंद बिल्कुल ही करनी चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है आपके स्पर्म काउंट के लिए। अब इसका कोई फिजिकल एक्टिविटी से भी रिलेशन है? बिल्कुल, अगर आपको हाफ एन आवर और डेली एक्सरसाइज चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा फोकस है फिजिक पे। एक्सरसाइज डज नॉट मीन फिजिक। ठीक है, आपका वेट ज़्यादा हो सकता है, आपका हो सकता है कि 6 पैक्स ना हो सकता है कि आप, पर अगर आप हाफ एन आवर व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम का मतलब कि 15 मिनट्स कार्डियो, 15 मिनट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 10 मिनट्स मेडिटेशन, अगर आप ये 40 मिनट या 35 मिनट का कॉम्बिनेशन करते हैं तो इट इज़ इनफ टू कीप यू हेल्दी एंड कीप योर स्पर्म काउंट हेल्दी। तो कोई टेस्ट है फर्टिलिटी के लिए लड़कों में? यस, तो फर्टिलिटी के 2 टेस्ट होते हैं। पहला होता है सीमेन एनालिसिस। मतलब आप अगर 3 दिन का परहेज है, 3 दिन के परहेज के बाद किसी भी लैब में जाके अपना वीर्य जांच के लिए देते हैं, तो विद इन हाफ एन आवर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसको WHO के ग्रेड का पैरामीटर्स होते हैं, काउंट के, वॉल्यूम के, कलर के, और उसके बेसिस पे रिपोर्ट मिल जाएगी। और रिपोर्ट अगर नॉर्मल है तो आप फर्टाइल है। क्या नॉर्मल है? तो नॉर्मल रिपोर्ट, अभी WHO ने पीछे रिपोर्ट को नॉर्मल, क्योंकि इतने लोगों का स्पर्म काउंट कम हो गया है, इसलिए रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दिया। तो अभी हम कहते हैं कि अगर 15 मिलियन पर ml, मतलब 1 ml वीर्य में 15 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ स्पर्म है, और उसमें से 40% एक्टिव है, ठीक है, तो वो नॉर्मल है। तो अगर 40% स्पर्म 15 मिलियन 1 ml में है और 3 से 4 ml सीमन है, तो वो नॉर्मल मानते हैं। और दूसरा टेस्ट जो आप कह रहे हैं? दूसरा टेस्ट है टेस्टोस्टेरोन लेवल। आपका जो मर्दाना हार्मोन है, तो औरतों में ईस्ट्रोजन होता है और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन मर्दाना हार्मोन है जो मर्दों की सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। वो उनकी एग्रेशन, उनके बाल की ग्रोथ, उनकी मस्कुलर ग्रोथ, उनकी लॉन्गेविटी, उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनका एग्रेशन, उनके स्पर्म काउंट, सब पे कंट्रोल लगता है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर कम है तो मर्द परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस कम रहेगी हर चीज़ में, नॉट ओनली सेक्सुअल, इवन फिजिकल परफॉर्मेंस, थकान रहना, काम पे नहीं जाने का मन करना, मोटिवेशन खत्म हो जाना। ठीक है, आप
देखेंगे कि जो मर्द आपके ऑफिस में ज़्यादा लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, जिनको है कि नहीं हमें प्रमोशन लेना है, आगे बढ़ना है, टेस्टोस्टेरोन हाई मिलेगा, हाई। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज अ मोटिवेशन हार्मोन। तो हाई सही है या नॉर्मल ठीक होना है? हाई मतलब ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा लेना है, हाँ। मतलब जो आपकी रेंज है उसके अपर लेवल पे। क्या रेंज है? रेंज होती है नॉर्मली 300 से 700 अच्छा। नैनोग्राम पर ml। हम्म। तो आपको हायर रेंज 500 प्लस पे रहेंगे तो वो आपके लिए एक हेल्दी रेंज है। वो तभी हो पाएगा जब आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे। ठीक रखेंगे। तो ये दोनों टेस्ट अगर हम करते हैं तो ये दोनों फर्टिलिटी के बारे में तो पता ये चल प्री जाएगा। मैरिटल चेकअप में भी आता है। तो प्री मैरिटल चेकअप मतलब शादी के पहले अगर आपको कुछ टेस्ट कराने हैं तो एक स्पर्म काउंट फर्टिलिटी देखने के लिए, एक टेस्टोस्टेरोन अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, और एक जेनेटिक टेस्ट कि आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो बच्चे में चले जाए। जैसे थैलेसीमिया होती है, खून की कमी, या हीमोफीलिया होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, तो ये चेक होता है। प्लस ब्लड ग्रुप, कई बार बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है। तो ये 3 चीज़ें चेक होती है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ शादी के बाद दिक्कतें आने का चांस कम है। तो आई थिंक शादी के पहले, बट आपको नहीं लग रहा शादी के पहले अगर इस तरह के टेस्ट कराए जाएंगे तो बहुत सारी शादियां टूट जाएगी? देखिए कंपैटिबिलिटी एक चीज़ है, मेरे हिसाब से ये टेस्ट वॉलंटरी होने चाहिए। अगर फोर्स है तो नहीं होने चाहिए। तो अगर वॉलंटरीली कपल चाहे, वॉलंटरी मैन और वुमेन चाहे कि हम शादी, देखो ये शादी टूटने का रीज़न नहीं है, इनका इलाज है, ठीक है। तो पर ये है कि अगर आपको पता ही नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया, खून की कमी, हो सकता है कि मदर भी कैरियर है और फादर भी कैरियर है, तो बच्चे और बच्चा तो फिर फुल ब्लोन हो जाएगा। तो आप सोचिए आप बच्चे को पैदा कर रहे हैं, दुनिया में लेके आ रहे हैं, जो लाइफ लॉन्ग खून की कमी से ग्रस्त रहेगा, जो लाइफ लॉन्ग उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, लाइफ लॉन्ग उसको खून चढ़ाना पड़ेगा और उससे कॉम्प्लिकेशन झेलनी पड़ेगी। इससे बेटर है अगर आपको पता हो पहले से तो आप फिर उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन हमारे पास जेनेटिक टेस्ट है जिसकी वजह से हम लोग चूज कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे को पैदा ही ना किया जाए जो लाइफ लॉन्ग परेशान रहे। करेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक एक अच्छी चीज़ है। उसके लिए बेटर है कि हम ही अपनी लाइफस्टाइल पहले से प्रिपेयर करें, लाइफस्टाइल अच्छी रखें। फॉर टेस्टोस्टेरोन कम है और आपने शादी कर ली और उसके बाद आपके बेडरूम में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे बेटर है कि आप पहले ही उसको ठीक कर लो, ज़्यादा दिन कि आप लड़ाई झगड़े करो, फ्रस्ट्रेशन डेवलप करो। क्योंकि देखो रिलेशनशिप ना शादी के शुरुआती दौर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर पहले साल 2 साल में आप प्रॉब्लम में फंस गए तो फिर वो रिलेशनशिप पनप नहीं पाता। लाइफ लॉन्ग फिर वही लाइफ लॉन्ग वो कहते हैं ना यार, नई गाड़ी खरीदी और फर्स्ट डे ही उसका गियर स्टक हो गया तो फिर वो लाइफ लॉन्ग वो गाड़ी खटकेगी। ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको शादी, एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले अगर अपना इलाज करा लो तो बेटर है। एग्जैक्टली। आपने जैसे यहाँ पर बात की ना, तो केसेस आपके पास किस तरह के लेकर के आते हैं? जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं अपने इंटीमेट या सेक्सुअल हेल्थ तो मेरे पास तो क्योंकि हम एंड्रोलॉजिस्ट हैं और एंड्रोलॉजी एक देखो, एक तो कंफ्यूजन है दुनिया को सेक्सोलॉजी और एंड्रोलॉजी में। तो सेक्सोलॉजी होती है कुछ भी, मतलब आप साइकियाट्री करके सेक्सोलॉजी कर लो, आप एमबीबीएस करके सेक्सोलॉजी कर लो, आप बिना पढ़े भी सेक्सोलॉजी कर लो। तो सेक्सोलॉजी मतलब कि सेक्स का इलाज, ठीक है। पर एंड्रोलॉजी एक क्वालिफिकेशन है जो आपको पढ़ाई के बाद ही मिलती है। तो एंड्रोलॉजी मतलब कि आपने एमबीबीएस की होगी, फिर आपने उसके बाद एमएस की होगी, सर्जन होंगे आप, फिर आपने एमसीएच की होगी, मतलब 9 साल 10 साल पढ़ाई हो गए। उसके बाद फिर आप फेलोशिप करेंगे 4 या 5 साल की। तो 15 साल की पढ़ाई के बाद फिर आप एंड्रोलॉजी का एक टैग लेते हो। तो ऐसा नहीं कि एंड्रोलॉजिस्ट सिर्फ मैं ही हूँ इंडिया में, ऐसे मेरे जैसे बहुत डॉक्टर्स और भी है, पर एंड्रोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जब आप सेक्सोलॉजी को साइंटिफिक बनाते हो, जब आप सेक्सोलॉजी में से क्वैकरी हटा देते हो, जब आप सेक्सोलॉजी में से ऐसे इलाज निकाल देते हो जो कि क्वैकरी है, जैसे भस्म और सोने के भस्म और पर्ल की भस्म निकाल देते हो, तो जब आपको क्लियर साइंटिफिक एविडेंस मिलता है तो फिर उसको एंड्रोलॉजी बोलते हैं। तो मैं एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास मेंस हेल्थ की प्रॉब्लम लेके पेशेंट आते हैं और मेंस हेल्थ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लो टेस्टोस्टेरोन है प्रॉब्लम है, सेक्सुअल हेल्थ में प्रॉब्लम है, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट में दिक्कत है, जो जेनिटेलिया है, जेनिटेलिया मतलब जो अंडाशय है या लिंग है उसकी दिक्कतें हैं, उसमें टेढ़ापन है, उसमें चोट है, टेस्टिस छोटे हो गए, बड़े हो गए, तो ये सब चीज़ें जो है ये एंड्रोलॉजी में आती है। तो इसको सर ब्रेक डाउन करके ना थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन भी करिए, जो प्रॉब्लम्स आपको लेकर के लोग आते हैं आपके पास। सबसे पहले जैसे आपने बात की ना कि सेक्सुअल डिजायर वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है लड़कों में, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम होती है या ये विद टाइम ऐसा होता है? देखो बेसिकली अगर आप सेक्सुअल रिस्पॉन्स को समझो तो मर्दों में सेक्सुअल रिस्पॉन्स 4 भागों में होता है। तो पहला भाग तो होता है डिज़ायर। डिज़ायर मतलब कि इच्छा शक्ति, मतलब सेक्स करने का मन करना, ठीक है। तो ये डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन से और आपके स्ट्रेस लेवल से कंट्रोल होता है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, टेस्टोस्टेरोन लो है, या बाकी हार्मोन है, थायराइड है वो डिस्प्लेस्ड है, या आपके प्रोडक्ट, हमारे शरीर में ना केमिकल के कॉम्बिनेशन से आदमी का मूड बनता है। तो ये बहुत बड़ी स्टडीज़ है जो कहती है कि जो आदमी का मूड है वो केमिकल्स के बैलेंस से बनता है।
जैसे 4 केमिकल होते हैं ब्रेन में, प्रोलैक्टिन है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है और बाकी जो ये हार्मोन्स हमारे हैं। तो इनका जब बैलेंस बनता है, फॉर एग्जांपल जिस दिन डोपामिन हाई हो गया उस दिन आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है, उस दिन आपको लगेगा कि मैं राजा हूँ। तो किस पे डिपेंड करता है अगर डोपामिन हाई तो कैसे ये हो जाता नॉर्मली है? हमारा ब्रेन सेल्फ मैनेज करता है। अच्छा। पर जब इनको जैसे केमिकल लोचा बोलते हैं ना, जब हाँ, इन हाँ। केमिकल्स में डिसबैलेंस होता है तो फिर आपके मूड चेंजेस और आपको डिप्रेशन और आपको लिबिडो लॉस और डिजायर लॉस की सब डेवलपमेंट होती है। तो क्या लड़कों में भी मूड स्विंग्स होते बहुत हैं? कॉमनली होते हैं, क्योंकि इसके ये बारे में बताइए, क्योंकि मैंने हाँ, तो सिर्फ लड़कियों का ही सुना है। देखो फीमेल जो है ना, फीमेल एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है एज कम्पेयर टू अ मेल। मेल। क्योंकि मेल में जो हार्मोनल बैलेंस है ना वो सिर्फ एक हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। तो इसकी फ्लक्चुएशन से ही आपके मूड चेंज होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली डेली फ्लक्चुएट होता है। अच्छा। जैसे सुबह के टाइम हाई रहता है और शाम ढलते ढलते कम हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो अगेन फिर सनलाइट पे डिपेंडेंट है, प्रोलैक्टिन पे डिपेंडेंट है, वो आपकी आपने कितना क्या एनर्जी ले रखी है उस पर डिपेंडेंट है, आपका मूड कैसा है उस पर डिपेंडेंट है। तो बहुत चीज़ें हैं। पर मोटा मोटा टेस्टोस्टेरोन अगर आप हेल्दी है तो बहुत फ्लक्चुएट नहीं होता। तो सपोज सुबह 500 है तो शाम को 450 हो जाएगा। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा मूड चेंजेस नहीं होते। जबकि जो फीमेल है उसके 3 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, जो कि महीने के साइकिल से पूरा का पूरा मॉडिफाई होता है। इसलिए जो फीमेल्स है दे गो थ्रू सेवरल एंड वेरी डिस्टिंक्ट एंड स्ट्रॉन्ग मूड स्विंग्स। क्योंकि उनको क्या है, प्री मेंसेस अलग मूड रहेगा, मेंसेस अलग मूड रहेगा, पोस्ट में अलग मूड रहेगा, ओवुलेशन अलग मूड रहेगा। तो दे गो थ्रू सिवियर मूड स्विंग्स एंड मूड साइकिल्स, जो कि मेल्स में नहीं होते, ठीक है। पर मेल्स में भी होते हैं अगर हार्मोन और जैसे किसी का हार्मोन वीक है, टेस्टोस्टेरोन लो है, तो उसके मूड स्विंग्स और सिवियर होंगे। अच्छा। सो टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो कॉल्ड द फील गुड हार्मोन। हाँ। अगर टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा तो आदमी खुश रहेगा, तो और टेस्टोस्टेरोन लो रहेगा तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा टची होना, इरिटेबल होना। तो अगर आपके नॉलेज में आपका फ्रेंड है या आपको लगता है कि मेरा फ्रेंड रिसेंटली बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है या ये बहुत टची हो गया है, इरिटेबल है, बात बात पे रोना, बात बात पे गुस्सा आना, तो आप टेस्टोस्टेरोन चेक करा सकते हो। उसका हो सकता है कि लो हो। अच्छा। और तो इसको फिर हाई करने के लिए क्या करें या नॉर्मल करने के हाई लिए? करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए हमारे पास नेचुरल इलाज भी है अच्छा। और मेडिकेशन भी। ओके। तो नेचुरल में हम लोग एक चीज़ बोलते हैं, देसी मेरा टर्म है। देसी मतलब डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप एंड इंजेक्टेबल्स। ओके। तो सबसे पहले डाइट ठीक करेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन एक फैटी हार्मोन है, ये फैट से, कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो कई बार क्या करते हैं, बहुत सीवियर फैट रिस्ट्रिक्शन कर लेते हैं डाइट में, बिल्कुल ही फैट खाना बंद कर देते हैं, वेरी लो फैट डाइट। तो उसमें टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है, बिकॉज वो फैट से ही टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो इसलिए आपको हेल्दी फैट्स अपने डाइट में लेने हैं। क्या ले सकते हैं? तो हेल्दी फैट्स में आपके पास ड्राई फ्रूट्स है, वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। एग योक है, वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। आपके जो ऑयल्स है, जैसे नॉट योर प्रोसेस्ड ऑयल्स, अच्छा। कच्ची खानी या अनप्रोसेस्ड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोल्ड कोकोनट ऑयल भी है, हाँ, कोकोनट ऑयल। कोल्ड प्रेस में, पकाने के बाद नहीं, ठीक है। तो दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स दैट वी शुड ऐड इन आवर। देसी घी, देसी घी अगेन इज वेरी गुड सोर्स फॉर टेस्टोस्टेरोन एनहांसमेंट। अच्छा। तो आप ये 4 चीज़ें अपनी डाइट में डाल सकते हैं एंड यू विल सी द डिफरेंस। पर ये नहीं कह रहा कि आपको वजन बढ़ाना है, पर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट, हेल्दी फैट आपको डाइट में चाहिए। हमारा कंफ्यूजन क्या है कि हमें लगता है कि फ्राइड फैट हेल्दी है। आपने अगर तेल को, फैट को गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। हाँ। आपको उसको कोल्ड प्रेस में लेना है, आपको उसको ऐड करना है। जैसे आप चाहे प्लेन ले लो या सलाद में डाल लो या खाने के ऊपर छिड़का लो। अच्छा। पर इंस्टेड ऑफ कि उसमें पकाने की बजाय, ठीक है। फिर एक्सरसाइज के अंदर टेस्टोस्टेरोन रनिंग से नहीं बढ़ता। आजकल देखेंगे लोग वॉकिंग कर रहे हैं, 5 किलोमीटर वॉकिंग, 10 किलोमीटर वॉकिंग, उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। ठीक है, बल्कि ज़्यादा वॉकिंग, ज़्यादा रनिंग से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, ठीक है। आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब कि आपको मसल्स को एक्टिवेट करना है। कुछ एक्सरसाइज आप बता सकते हैं? यस। तो आपको जो बॉडी के कोर मसल्स है, मतलब जिम में 2 ही एक्सरसाइज लोग करते हैं, पहले ट्रेडमिल पे भागेंगे, हाँ, और फिर बाइसेप्स करेंगे, दोनों ही वेस्ट है। अगर आपको हेल्दी रहना तो आपको अपने जो बड़े मसल ग्रुप्स है, जैसे चेस्ट है, बैक है, ग्लूट्स है, आपके लोअर लेग्स है, इनकी एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि जब ये मसल्स एक्टिवेट होते हैं तो ये आपकी बॉडी के सारे हार्मोन कंट्रोल करते हैं और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए वो है स्लीप। अनइंटरप्टेड 8 आवर्स ऑफ स्लीप, डीप स्लीप, अनइंटरप्टेड स्लीप। आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप 12 बजे सोना शुरू करते हैं और 1-2 बजे तक स्क्रोलिंग चलती है और फिर क्या आपका माइंड डाइवर्ट रहता है, तो इस कारण से आप डीप स्लीप में जा नहीं पाते। तो स्लीप के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फॉलो करने हैं। पहला है कि फिक्स टाइम पे होनी चाहिए। जैसे अगर आप 9 से 5 सो रहे हैं या 12 से 8 सो रहे हैं, तो एवरीडे वो सेम टाइम फॉलो होना चाहिए। आप वीकेंड्स पे लेट सो रहे हैं, फिर वीकडेज पे फिर आप
टाइम पे सो रहे हैं तो वो भी हेल्दी नहीं है। नहीं, तो योर स्लीप शुड हैव अ फिक्स टाइम, स्लीपिंग पैटर्न फिक्स पैटर्न होना, क्योंकि अभी बॉडी क्लॉक उसे सेट होती है। अगर आपकी बॉडी क्लॉक अलग अलग दिन पर अलग अलग है तो वो भी सेट ही नहीं हो पाएगी। हाँ, उसको भी समझ ठीक में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। बहुत सारे आप देखेंगे ओल्डर पीपल होते हैं जो बिना अलार्म के उठ जाते हैं 6 बजे, उनका बॉडी क्लॉक फिक्स्ड है, उनको 9 बजे सोना है और 6 बजे उठना है। तो यू हैव टू सेट योर बॉडी क्लॉक, एंड बॉडी क्लॉक विल सेट ओनली विद हैबिट। तो योर स्लीपिंग पैटर्न शुड बी प्री डिफाइंड कि मैं 9 बजे सोऊंगा, इस टाइम उठूंगा, अनडिस्टर्बड स्लीप है। स्लीप के टाइम पे आपका कमरा कंप्लीट डार्क होना चाहिए, लाइट है, वाइट है, टीवी, साउंड, नॉइज। कई बार आजकल देखा मैंने कि कपल्स है, वाइफ सो रही है तो हस्बैंड वर्किंग है, हस्बैंड सो रहा है तो वाइफ वर्किंग है। तो हस्बैंड सो तो रहा है पर उसको कॉन्स्टेंटली किचन की आवाज़, रेस्ट रूम की आवाज़, तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके अपने रूम को साउंड प्रूफ, या एटलीस्ट अगर आपका पार्टनर सो रहा है तो आप बाहर कहीं उसी रूम के अंदर अगर आप एक्टिविटी करते रहेंगे तो वो डीप स्लीप नहीं है। ठीक है, तो फिक्स टाइम की स्लीप, डार्क रूम में स्लीप, अनइंटरप्टेड स्लीप और फिक्स पैटर्न, तो अगर आप ये करते हो तो ऑटोमेटिकली बॉडी क्लॉक ठीक हो जाएगी और आपके सारे हार्मोन विल गेट नॉर्मलाइज्ड। तो योर टेस्टोस्टेरोन विल गेट नॉर्मलाइज्ड, योर इंसुलिन गेट नॉर्मलाइज्ड, आपका भूख का पैटर्न, डाइजेशन का पैटर्न, पेट साफ होने का पैटर्न, ब्रीदिंग पैटर्न, सब विल गेट नॉर्मलाइज्ड। डॉक्टर, एक मेरा यहाँ पे आपसे सवाल होगा, जैसे आपने हार्मोन लेवल की बात की, तो आजकल मेन ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं साइजेस में काफ़ी ज़्यादा, जैसे मेन बूब्स बोला जाता है, हार्मोन्स की वजह से होता है लड़कों में? हाँ, देखो मैन बूब्स जो है ना एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगेन बेसिकली हो क्या गया है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैन बूब्स। देखो वन काइंड ऑफ मैन बूब इसके आदमी बिल्कुल पतला है और उसका अलग से चेस्ट निकल गई है। तो जो मैन चेस्ट है ना उसको दो पार्ट होते हैं, एक होता है फैट और एक होता है ग्लैंड। ग्लैंड मतलब वो टिश्यू जो दूध बनाता है। ठीक है। तो नॉर्मली मर्दों में दूध नहीं बनता, औरतों में बनता है। जब प्रेग्नेंट होकर बच्चा होता है तब प्रोलैक्टिन और दूसरे हार्मोन्स के कंट्रोल में, क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए। अब मेन में ग्लैंड छोटा होता है पर होता है, क्योंकि माँ के पेट में मर्द और औरत दोनों सेम होते हैं 3 महीने तक, उसके बाद ही अलग अलग डिफरेंशिएट होता है। अच्छा, ठीक है। तो एक हो गया कि आप फैट हो गए हो और उस कारण से आपका फैट वाला पार्ट बढ़ गया है और आपका ग्लैंड छोटा ही है, जो निप्पल है वो बड़ा नहीं हुआ है। तो दैट इज नॉट कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। दैट मीन्स कि वो फैट की वजह से डिपोजिशन है। वो ऑब्वियसली कैन लुक बैड, बट वो तो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो वो आपको वेट कम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक हो जाएगा। वो रिवर्स हो सकता वो हार्मोन के इन्फ्लुएंस में नहीं है। दूसरा है आज के दिन आइट्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, मतलब कि बाहर से स्टेरॉइड यूज वेट लॉस के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जिम गोवर्स में, बॉडी बिल्डिंग में बहुत कॉमन हो गए। जब टेस्टोस्टेरोन आप बाहर से लगाते हो तो उसमें कुछ मात्रा टेस्टोस्टेरोन की ईस्ट्रोजन बन जाती है। अच्छा। फीमेल हार्मोन, और वो मैन बूब्स कॉज करती है। उससे क्या है कि वो जो निप्पल है वो फूल जाता है, उसके पीछे जो दूध वाला ग्लैंड है वो फूल जाता है और वो अजीब सा लगता है। हाँ। क्योंकि वो पॉइंटेड सा लगता है, वो कपड़ों के अंदर एक फीमेल लुक देता है। राइट। तो उसको गायनेकोमेस्टिया मैन बूब्स बोलते हैं। 80% ऑफ दीज पेशेंट्स हैव यूज्ड स्टेरॉइड्स एट सम पॉइंट। उन्होंने जिम में स्टेरॉइड लिया है, जाने में अनजाने में, चाहे वो प्रोटीन में मिक्स करके लिया हो, चाहे स्ट्रक्चर के कहने पे लिया हो, चाहे टैबलेट से लिया हो। ठीक है। तो इस कारण से वो मैन बूब डेवलप करता है और उसका ट्रीटमेंट एक ही है कि आपको उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो हार्मोन से बन चुका है। जैसे एक औरत ने सपोज दूध पिलाने के लिए उसके ब्रेस्ट एनलार्ज हुए तो वो एनलार्ज रहेंगे, चाहे वो दूध का प्रोडक्शन खत्म भी हो जाए। हाँ। वापस नॉर्मल नहीं होते। उसी तरह से अगर एक मैन के बूब्स में वो ग्लैंड बढ़ गए हैं तो वापस नॉर्मल नहीं हो सकता दवाइयों से। तो उनका रिवर्स नहीं किया जा सकता। रिवर्स, या तो आप जब स्टेरॉइड यूज कर रहे हो उसी टाइम आपको हम लोग इनहिबिटर दे कि आपके बने ही ना, पर अगर बन गया तो फिर आपको उस पार्ट को निकालना पड़ेगा। तो निप्पल नहीं निकालते, निप्पल को उठा के उसके नीचे का ग्लैंड निकाल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। उसको मैन बूब सर्जरी बोलते हैं या गायनेकोमेस्टिया सर्जरी बोलते हैं। और 20% में होता है हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से। वो हार्मोन डिस्टर्बेंस नेचुरल है या कोई और एंडोक्राइन ऑर्गन से हो रही है, वो हमें चेकअप करना पड़ता है। डॉक्टर, आपने यहाँ पर मैन बूब सर्जरी की बात की, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए। तो मैन बूब सर्जरी या गायनेकोमेस्टिया सर्जरी तब होती है जब किसी के हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो ब्रेस्ट है, मेल का ब्रेस्ट है, उसके नीचे जो लैक्टेटिंग ग्लैंड्स है वो बढ़ जाए। अच्छा। तो इसके 2 पार्ट होते हैं सर्जरी के। पहला पार्ट तो ये होता है कि हम जो निप्पल के नीचे का जो ग्लैंड है जो उसको मतलब कोनिकल शेप दे रहा है या फीमेल शेप दे रहा है, उसको निकाल देते हैं। ठीक है। तो छोटी सर्जरी होती है, बड़ी सर्जरी नहीं होती। इसमें कोई बेहोश करने की जरूरत नहीं होती। एरिया को सुन करके छोटा सा कट लगा के उसी में से हम लोग सारा टिश्यू निकाल देते हैं। और टिश्यू निकालने के बाद जो फैट है, जो एक्स्ट्रा फैट है जो उसको एक राउंड शेप दे रहा है, उस फैट को लिपोसक्शन से उसी छेद में से कैनुला डाल के उस सारे फैट को सक कर लेते हैं। तो उससे क्या है कि वो चेस्ट फ्लैट हो जाती है और निप्पल के नीचे से कोनिकल शेप निकल जाती है। तो जो उससे आदमी का कॉन्फिडेंस लो है या जो एक कपड़े पहनने में शर्म आती है, वो चीज़ खत्म हो जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या वापस आ सकता है अगर एक बार निकाल लिया गया सर्जरी? एक बार आपकी सर्जरी हो गई तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक है।
हाँ, अगर आप वेट गेन करेंगे तो हो सकता है कि फैट फिर से बढ़ जाए बढ़ जाए। और वो ग्लैंड निकल जाता है, तो फिर वो ग्लैंड का जो एक वो निप्पल के नीचे जो कोनिकल शेप है या फीमेल का स्तन शेप है वो शेप नहीं आ सकता। तो क्या बिना सर्जरी के इसको रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं, एक बार आपके ग्लैंड्स ग्रो कर गए हम्म, तो वो फिर दवाई उससे नहीं जाएंगे। वो हो सकता है कि श्रिंक हो जाए, पर वो जो शेप आ गई वो शेप नहीं जाती, तो इसकी सर्जरी करनी ही पड़ती है। तो बेटर है ये फिजिकल एक्टिविटी अगर ज्यादा करके या फिर जो बेटर है कि लाइफस्टाइल आप से एक्सरसाइज के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड ना यूज़ करिए। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आप नेचुरल करिए जो भी करना है। हम्म, हमारी सब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एक आर्टिफिशियल लेवल ऑफ फिटनेस को चेज कर रहे हैं। वी आर नॉट चेजिंग हेल्थ, वी आर चेजिंग फिजिक। हाँ कि हम सिक्स लुक को चेज कर रहे पैक्स हैं। चाहिए हाँ, सिक्स हमें, पैक्स चाहिए, ट्राइसेप्स चाहिए, हमें बाइसेप्स बाइसेप चाहिए, हमें ब्रॉड शोल्डर चाहिए। तो ये सारे के सारे आज के दिन स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया, इस कारण से ये साइड इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। ओके डॉक्टर, अभी टेस्टीज की बात कर लेते हैं। कई लड़कों को टेस्टीज में पेन या फिर स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है, क्यों होता है ऐसा? तो जो टेस्टिस है ना, एक बहुत ही एसेंशियल ऑर्गन है, क्योंकि टेस्टिस एक ऑर्गन है जो दो फंक्शन करता है हमारे शरीर में। पहला फंक्शन तो है कि टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाता है, मेल हार्मोन बनाता है। तो टेस्टिस के अंदर दो तरह के सेल होते हैं। एक होता है वो सेल्स, लेडिक सेल्स, जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, जो मर्दानापन, और दूसरा होता है इसके अंदर सर्टोली सेल्स, जो स्पर्म बनाते हैं, जिनसे स्पर्म बनते हैं। तो टेस्टिस आपका प्रजनन कैपेसिटी, फर्टिलिटी प्लस आपकी मेल पावर, टेस्टोस्टेरोन, दोनों कंट्रोल करता है। इसलिए टेस्टिस एक बहुत हाईली मेटाबॉलिक ऑर्गन है। मतलब टेस्टिस में बहुत हैवी ब्लड सप्लाई होती है, बिकॉज टेस्टिस हर समय कई करोड़ों स्पर्म बना रहा होता है और आपके शरीर का टेस्टोस्टेरोन बना रहा होता है। पर बिकॉज इस काम के लिए टेस्टिस को ठंडा रहना है, टेम्परेचर कम रहना है, इस कारण से भगवान ने इंजीनियरिंग में ऐसा इंजीनियरिंग किया कि टेस्टिस शरीर के बाहर दिए। टेस्टिस जो है वो आदमी के शरीर के बाहर हैंग करते हैं, ताकि उनका टेम्परेचर लो रहे और उसके अंदर ये सारा काम जो टेस्टोस्टेरोन है, स्पर्म प्रोडक्शन चलता रहे। पर बाहर देने की वजह से इनका केयर भी जरूरी है। ठीक है, आज के दिन क्या है कि हम क्रॉनिक सिटिंग है, अगर मैंने बताया ब्लड पूलिंग की जो थ्योरी है कि बैठे रहने की वजह से सारा ब्लड जो है वो नीचे पुल जाता है और इन टेस्टिस में हमेशा प्रेशर रहता है। सेकंड है कि टाइट अंडरवेयर, टाइट जीन्स पहनना हमेशा। तो ये इससे कुछ होता है? बिल्कुल, तो इससे बिल्कुल टाइट अंडरवेयर, टाइट जीन्स से क्या है कि जो पर्पस था टेस्टिस का हैंग करने का वो खत्म हो जाता है। टेस्टिस फिर से शरीर के पास चले जाते हैं, इस कारण से टेम्परेचर बढ़ जाता है इनका। ठीक है, थर्ड होता है आजकल एक्सरसाइजेस, हैवी एक्सरसाइजेस और सोना स्टीम का प्रचलन बहुत चले गया है। तो हैवी एक्सरसाइजेस के अंदर फिर टेस्टिस पे क्रॉनिकली स्ट्रेस प्रेशर बनता है। उस कारण से क्या होता है कि टेस्टिस में कई बार क्रॉनिक पेन डेवलप हो जाता है। कि बहुत जैसे यंग पेशेंट्स आते हैं, यंग मर्द आते हैं जिनको प्रॉब्लम है क्रॉनिक सिटिंग की वजह से, ऑफिस जॉब की वजह से, प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से स्पर्म काउंट भी इफेक्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन भी डाउन हो जाता है, प्लस क्रॉनिकली पेन, सूजन, स्वेलिंग, हैवीनेस रहती है। तो इसको ऑर्कैल्जिया बोलते हैं इस वर्ड को। अच्छा। तो ऑर्कैल्जिया मतलब ऑर्क मतलब टेस्टिस, एल्जिया मतलब पेन, तो टेस्टिस में पेन। अच्छा। तो सबसे कॉमन कारण लाइफस्टाइल है। तो इन मरीजों को जब हम बोलते हैं कि थोड़ा रात को लूज अंडरवेयर पहनिए और आप थोड़ा सिटिंग कम करिए, कई बार बोला जाता है ऐसा कि रात में आप अंडरवियर ना ही पहने। हाँ, तो यू सपोर्ट दैट इज अगर आप रात में आप और आपके पार्टनर कंफर्टेबल है, आप अकेले रहते हो, तो आप बिना अंडरवेयर भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिन में आपको सपोर्ट लेना चाहिए क्योंकि आपको वॉकिंग का काम है। पर सपोर्ट डज नॉट मीन की वेरी टाइट अंडरवेयर्स, सपोर्ट डज नॉट मीन की कंप्लीटली क्रशिंग द टेस्टिस। प्लस जिम करते हैं तो सोना स्टीम का उपयोग कम। और अगर आज के दिन आइस बाथ का कॉन्सेप्ट आया है, आइस बाथ से टेस्टिस भी हेल्दी रहते हैं, पेन भी कम होता है। तो हम कहते हैं मरीजों को कि घर आने के बाद 5-10 मिनट अपने टेस्टिस को आइस कीजिए या आइस बाथ लीजिए, उससे काफ़ी रिलीफ रहेगा। और कुछ योगासन होते हैं, जैसे आपका शीर्षासन है, पैरों को ऊपर रखना, या एंटी ग्रेविटी, मतलब आप थोड़े पैर ऊपर रख लीजिए, उससे क्या जो दिन भर का ब्लड पूलिंग है वो पैरों से भी और टेस्टिस से भी चले जाता है शरीर के अंदर वापस, उससे भी काफ़ी रिलीफ मरीजों को मिल सकता है। ओके, तो टेस्टिस के शेप और साइज का भी कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? ऐसा सिचुएशन है जब साइन ऐसा देते हैं कि प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है? तो टेस्टिस जो है वो एक फिक्स साइज के होते हैं, तो मतलब रेंज होती है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि टेस्टिस जो है वो 4 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक की रेंज में होने चाहिए। तो टेस्टिस में साइज बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है। अगर टेस्टिस में साइज बढ़ता है, दो कारण से सबसे कॉमन है, 3 कारण एक्चुअली। एक है टेस्टिस में पानी भर जाना, इसको हाइड्रोसील बोलते हैं। हाँ। इसमें क्या है कि टेस्टिस में पानी उतर जाता है जिस कारण से स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा होता है कि टेस्टिस में हर्निया हो गया। हर्निया मतलब कि पेट से जो आते हैं, जो टेस्टिस है वो पेट में बनता है, और जब बच्चा बड़ा होता है तो टेस्टिस पेट से निकल के नीचे आता है। तो शरीर में एक छेद होता है जिसको इन्वाइनल कैनाल बोलते हैं, जहाँ से टेस्टिस आता है बाहर। तो ये कैनाल नॉर्मली बंद हो जाती है, पर कुछ लोगों में ये कैनाल खुली रहती है और उसमें से आंतें जो है वो इंटेस्टाइन जो है वो बाहर आ जाती है, जिसको हर्निया बोलते हैं। तो उससे भी टेस्टिस साइज बड़ा हो जाता है और पेशेंट को पेन भी हो सकता है। और तीसरा होता है टेस्टिस कैंसर, मतलब गोली अंडकोश का कैंसर,
इसमें टेस्टिस में कैंसर बनने से साइज बढ़ जाता है। तो अगर आपका टेस्टिस का साइज बढ़ गया है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। और दूसरा, टेस्टिस का साइज कम हो जाना। साइज कम कब होता है? या तो टेस्टोस्टेरोन डिप हो गया है, या आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन पूरा बन नहीं रहा है, जिसको हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं, या कोई चोट लग गई, ट्रॉमा, या कोई इन्फेक्शन हो गया, मम्प्स, तो इनसे भी टेस्टिस साइज कम हो सकता है। तो कम हो या ज़्यादा हो, और अगर पेन हो तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि टेस्टिस आपकी फिक्स डिपॉजिट है। हर आदमी करोड़पति है बिकॉज करोड़ों स्पर्म बना रहा है, और अगर स्पर्म नहीं बनेंगे तो कल का जनरेशन नहीं होगा। तो टेस्टिस एक वाइटल ऑर्गन है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो पेन हो, चाहे वो स्वेलिंग हो, चाहे वो श्रिंकेज हो, तो आपको एक एंड्रोलॉजिस्ट को या एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। आपने यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स की बात की, हर्निया, हाइड्रोसिल और टेस्टिस कैंसर। इन तीनों को ब्रीफली एक्सप्लेन करिए। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं उनमें हर्निया या हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार एज बढ़ने के साथ भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो विद एज कैसे ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसको सही करने के लिए क्या करें, इसके बारे में? तो हाइड्रोसिल और हर्निया बेसिकली है कि टेस्टिस, हमारा जो टेस्टिस है, टेस्टिस के आसपास लेयर्स होती है। तो टेस्टिस कई लेयर्स के अंदर रैप्ड होता है। तो अगर किसी एक लेयर में पानी भर जाए उसको हाइड्रोसील बोलते हैं। तो क्या सर्जरी से ही हटाना पड़ता है इसको? नहीं, तो हाइड्रोसील के 2 एज ग्रुप होते हैं। अगर ये हाइड्रोसील छोटे बच्चों में है तो उसका इलाज सर्जरी से होता है, क्योंकि छोटे बच्चों में हाइड्रोसील का पानी पेट से आता है। तो पेट में जो छेद है, जो बताया मैंने कि टेस्टिस नॉर्मली एक इंग्वाइनल कैनाल से आते हैं, अगर वो छेद बंद नहीं हुआ तो 1 साल छोटे बच्चों में हाइड्रोसील नॉर्मली पेट के पानी से आता है, और वो कनेक्शन बंद करना जरूरी है, वरना वो पानी आता रहेगा। इट इज लाइक लीकेज डेवलप हुई है, तो इसलिए वो सर्जरी से ठीक होता है। कोई साइड इफेक्ट है? कोई साइड इफेक्ट नहीं, बहुत सिंपल सर्जरी है, और बच्चे के लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। नहीं तो फिर क्या, वो पानी की वजह से वो बढ़ जाता है, उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, आगे चल के भी प्रॉब्लम। और जो बड़े लोगों में हाइड्रोसील होता है वो नॉर्मली सिर्फ पानी इकट्ठा होता है। वो इसलिए होता है कि जो लेयर्स है वो ज़्यादा पानी बना रही है। तो उसमें क्या है, जो छोटे केसेस है, माइल्ड मॉडरेट, जो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं या सिरिंज से पानी निकाल सकते हैं बिना सर्जरी के। और अगर बहुत बड़ा हो गया है, आप मानेंगे नहीं, हाइड्रोसील तो इतने बड़े हो जाते हैं कि कई बार आदमी चल नहीं पाता है, क्योंकि उसमें कई बार 1 लीटर पानी भर जाता है। तो आप सोचिए, कोई आदमी 1 लीटर का पानी, उसका साइज भी तो फिर बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो पैंट ही नहीं पहन पाते। तो वो क्या है, क्योंकि इग्नोर करते करते इतना बड़ा, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्षेत्रों में जीन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग धोती पहनते हैं या लोग पजामा पहनते हैं, उसमें क्या है, वो छुपाते रहते हैं उसको। और कई बार वो आते हैं हॉस्पिटल में तो इतना बड़ा हाइड्रोसील होता है कि हमें देख के लगता है कि कैसे आप इसको छुपा रहे थे। हाँ, तो उसमें फिर सर्जरी करके पानी निकालना पड़ता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो हाइड्रोसिल के साथ रहते ही हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो कहते हैं क्यों बिना मतलब के सर्जरी। एग्जैक्टली। तो हमारे कई बार गांव देहात में या विलेजेस में, जहाँ पर फिजिकल लुक्स पे इतना जोर नहीं है, और जहाँ पर आपके क्लोथिंग इतनी मैटर नहीं करती, और जहाँ पर आपको धोती पहनने की छूट है या हैबिट है, तो वहाँ पर कई बार लोग, क्योंकि हाइड्रोसिल पेन नहीं करता, इट इज जस्ट लाइक स्वेलिंग आ गई है। अब वो स्वेलिंग को लोग रखते हैं। अब जब उनका चलना भारी हो जाता है, या उनको इन्फेक्शन हो जाता है, या दर्द होना शुरू हो जाता है, या पानी लीक होना शुरू हो जाता है, पानी रसना शुरू हो जाता है, तब फिर वो इलाज के लिए आते हैं। तब तक इतना बड़ा हो जाता है कई बार कि हमें उनको एडमिट करके, फिर जैसे हाइड्रोसिल की सर्जरी डे केयर सर्जरी है, सुबह और शाम घर चले जाओ, और इतना बड़ा हाइड्रोसिल है उसको फिर हमें कई बार 5-7 दिन भर्ती भी करना पड़ता है। और हर्निया? हर्निया एक अलग प्रॉब्लम है। हर्निया भी होता सिमिलर रीजन से है कि इंग्वाइनल कैनाल या जो रिंग है वो खराब है, और हर्निया में इंटेस्टाइन्स जो है ना, आदमी की जो आंतें है वो निकल आती है नीचे। अच्छा। तो हर्निया की प्रॉब्लम क्या है कि हर्निया को तो हमेशा सर्जरी से ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आंत है, इंटेस्टाइन है, आंत हमारे अंदर 6 फुट की 8 फुट की होती है। अगर वो नीचे आ गई गोलियों में तो कई बार वो स्ट्रैंगुलेट हो जाती है, मतलब कि वो बंद हो जाती है। तो अगर वो रास्ता कट गया तो क्या होगा कि पेट बंद हो जाता है, आपको जो है मल द्वार खत्म हो जाता है, और बहुत सीवियर पेन और कॉम्प्लिकेशन है। तो हर्निया को हम नहीं छोड़ सकते, हर्निया को हमें रिपेयर ही करना पड़ता है, और हर्निया का रिपेयर भी बहुत मुश्किल नहीं है। ये भी 2 तरीके से होता है। एक तरीका तो है कि हम डायरेक्टली उसी के अंड के ऊपर ही उसको खोल के वहाँ से रिपेयर कर दें, या लैप्रोस्कोपिकली उसको पेट के अंदर से रिपेयर कर दें। तो हर्निया सर्जरी भी डे केयर सर्जरी है, और हर्निया सर्जरी एसेंशियल है, क्योंकि छोटा हो या बड़ा हो, हमें आंत को हम शरीर के बाहर नहीं छोड़ सकते। और टेस्टिस कैंसर? हाँ, तो टेस्टिस कैंसर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैंसर है। तो टेस्टिस कैंसर की यूनिक प्रॉब्लम ये है कि टेस्टिस कैंसर यंग एज में होता है। इट इज यंग एज कैंसर। क्या रीजंस होते हैं टेस्टिस कैंसर? टेस्टिस मैंने बोला मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसमें स्पर्म बन रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। तो जब कोई भी ऑर्गन में इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, नई चीज़ बन रही है, जैसे कैंसर क्यों बनता है? कैंसर बनता है जब आपका सेल नॉर्मल से हटके नॉर्मल बन जाए। वो तब होगा जब कोई ऑर्गन में सेल्स बहुत फास्ट रेप्लिकेट हो रहे हैं। तो टेस्टिस में क्या है कि सेल्स बन रहे हैं, हर रोज 1.5 करोड़ सेल्स बन रहे हैं। तो आप सोचो कि प्रोबेबिलिटी है कि उनमें एक सेल डिसाइड करे कि मैं आज नॉर्मल नहीं बनूंगा, अब नॉर्मल बनूंगा।
और वो नॉर्मल बनते बनते इकट्ठा होता चले जाएगा। तो टेस्टिस कैंसर इसलिए यंग एज में ज़्यादा होता है, वो यंग एज में फर्टाइल होते हो, आप मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हो। तो टेस्टिस कैंसर की थ्योरी बहुत सारी है क्यों होता है, पर आज तक ये कंफर्म नहीं है किस कारण से होता है। पर डेफिनेटली पोल्यूशन, स्मोकिंग, आर्सेनिक, गंदा पानी, टॉक्सिक्स, ये सब पार्ट तो है ही। पर टेस्टिस कैंसर की यूनिक प्रॉब्लम क्या है कि जब आदमी 18-20 साल का है, जब जीवन शुरू है, जब जवानी आई है, जब आपके सपने, क्योंकि आप करियर बना रहे हो, आपने डॉक्टरी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, और फिर आपको शौक लगता है कि टेस्टिस कैंसर हो गया। तो इसलिए टेस्टिस कैंसर इवन दो रेयर है, इवन दो कई 10,000 में से किसी एक में होता है, पर क्योंकि ये यंग एज का कैंसर है, इसलिए इस पर रिसर्च बहुत हुई है। और रिसर्च का कमाल ये है कि आज में टेस्टिस कैंसर क्योरेबल है। तो बाकी कैंसर की तरह भी इसका ट्रीटमेंट होता है, जैसे कीमोथेरेपी देते हैं या नहीं, फिर टेस्टिस कैंसर की कीमोथेरेपी बहुत रिफाइंड है। अच्छा। और बहुत लिमिटेड है। और टेस्टिस कैंसर की कीमोथेरेपी ना तो बाल झड़ते हैं, ना वीकनेस आती है। अच्छा। टेस्टिस कैंसर को अगर ढंग से मैनेज किया जाए तो मरीज 2 या 3 महीने के इलाज में ठीक हो सकता है। अच्छा। इतना हाई मतलब टेस्टिस कैंसर का क्योर रेट है। तो मरीज को हम बोलते हैं कि अगर आप इलाज करा लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो इसलिए टेस्टिस कैंसर को तो पकड़ना जरूरी है इमीडिएटली, क्योंकि हम नहीं पकड़ेंगे तो हम मरीज के लिए नुकसान कर रहे हैं। मतलब एक कैंसर जो ठीक हो सकता है उसी को नहीं पकड़ा हमने तो फायदा क्या है। इसलिए अगर टेस्टिस में सूजन है तो डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार टेस्टिस कैंसर हो सकता है और आप मिस कर जाओ तो दिक्कत है। एग्जैक्टली। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में बताइए डॉक्टर, क्यों होता है, इससे बचने के लिए हम क्या करें, कैसे ठीक किया जा सकता है? तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ माई पेशेंट्स आर ईडी, और ईडी शहरों में बढ़ता जा रहा है। तो ईडी के बहुत सारे कारण है, पर सबसे पहले समझेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब कि जो लिंग है आदमी का वो पूरी तरह से तनाव में नहीं आ रहा, वो पूरी तरह से इंटरकोर्स के लिए तैयार नहीं हो रहा। ठीक है, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कई ग्रेड्स होते हैं। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है कि ग्रेड 1 हो। ग्रेड 1 मतलब कि बहुत अर्ली स्टेज है, जहाँ तनाव तो आ रहा है, हार्डनेस तो आ रही है, पर संबंध पूरा नहीं बन पा रहा, संबंध खत्म होने से पहले ढीलापन आ रहा है, या आदमी को लगता है कि मेरा जितना पहले हार्ड था उतना हार्ड नहीं हो पा रहा है। तो वो अर्ली साइंस है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इस कदर भी हो सकता है कि बिल्कुल इरेक्शन बंद हो जाए, मतलब बिल्कुल फुलाव आना बंद हो जाए कंप्लीटली। मतलब व्यक्ति की इच्छा है, व्यक्ति का डिज़ायर है, पार्टनर भी तैयार है, और वो लोग कई कई घंटे ट्राई करते हैं, पर लिंग में कोई मूवमेंट या कोई भी इरेक्शन आता ही नहीं है। तो बेसिकली जो हमारा लिंग है वो एक ब्लड ऑर्गन है। जो लिंग है उसमें 3 पार्ट है। एक तो पेशाब की नलकी है जो पेशाब के काम आती है, और 2 रॉड्स होती है जिसमें खून आता है। तो ये भगवान ने बनाया है या इंजीनियरिंग करी है इस तरीके से कि जब आपको अराउजल होगा तो उस समय ब्लड आएगा और ये फूल जाएगा। तो जो पेनिस है वो एक गुब्बारा है, तो उसमें जब ब्लड आता है तो पूरा टाइट हो जाता है, और ब्लड ना आए तो वो ढीला पड़ जाता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बेसिकली ब्लड सप्लाई प्रॉब्लम है। तो अगर लिंग में ब्लड नहीं आ रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो डायबिटीज़ से ख़राब हो, चोट से ख़राब हो, आर्टरी बंद हो जाए, कोई उसके अंदर क्लॉट फंस जाए, प्लाक फंस जाए, या हार्मोन्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, या लीकेज है। लीकेज मतलब कि गुब्बारे में छेद हो गया कि जितनी हवा भर लो निकल जाती है, तो आप जितना मुझे ब्लड भर लो वो निकल जाता है। तो इन कारण से क्या होता है कि पेनिस में इरेक्शन बंद हो जाते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं, पर मोस्ट कॉमन कारण है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मिस यूज़ ऑफ हार्मोन्स, आपने इंजेक्शन हार्मोन्स ले लिए, आपके हार्मोन ख़राब हो गए, और एडिक्शन टू मास्टरबेशन, जहाँ पर आप नेचुरल अपनी वाइफ से या पार्टनर से अराउज नहीं हो पा रहे, जहाँ इस कारण से आपको एक्चुअल सेक्स के ड्यूरिंग इरेक्शन नहीं आ रहा है, और वैसे मास्टरबेशन के ड्यूरिंग इरेक्शन आ रहा है। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ईडी के, तो उनकी कंप्लेंट यही होती है कि डॉक्टर साहब हम अपनी वाइफ से, पार्टनर से, फैमिली से संबंध नहीं बना पा रहे। संबंध के टाइम पे हम या तो इरेक्ट नहीं हो पाते, या इरेक्शन पूरे समय रहता नहीं है, या इरेक्शन जब रहता है तो वाइफ को या पार्टनर को फील नहीं होता है, या हमारा संबंध पूरा नहीं बन रहा है। तो फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ में और प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर हमारा एज अ एंड्रोलॉजिस्ट काम है कि हम डायग्नोज करें कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जैसे एक टेस्ट है पिनाइल डॉपलर। पिनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम लिंग का अल्ट्रासाउंड करते हैं, और उसमें चेक करते हैं कि ब्लड सप्लाई कहाँ ख़राब हुई है। तो वो बताता है कि भाई ब्लड सप्लाई कैसे ख़राब हुई है, कहाँ ख़राब हुई है, कि हार्मोन के टेस्ट है। फिर मरीज़ के नर्व्स टेस्ट होते हैं कि नर्व्स ख़राब तो नहीं हो गई है। डायबिटीज़, शुगर का टेस्ट होता है। डायबिटीज शुगर अफेक्ट करता है? सबसे कॉमन कारण है, सबसे कॉमन कारण है। 30-40% मर्दों में डायबिटीज़ की वजह से ईडी होता है। इसके 3-4 कारण है। तो एक बार हमने ईडी वाला पार्ट खत्म कर देते हैं। एक बार हमने ईडी का टेस्टिंग करा लिया, कॉस्ट चल गया पता, फिर उसके ट्रीटमेंट्स है। तो आज के दिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बहुत सारे आधुनिक ट्रीटमेंट है, जिसमें दवाइयाँ भी है, जिसमें शॉक वेव थेरेपी होती है,
जिसमें PRP है, जिसमें स्टेम सेल थेरेपी है, प्लस आखिर में सर्जिकल सोल्यूशन भी है। तो जिन मरीजों में हम लोग सब ट्राई कर चुके हैं और नहीं काम कर रहा है, तो आज के दिन आर्टिफिशियल पेनिस आते हैं, आर्टिफिशियल लिंग के मशीनें आती है जो हम पेनिस में लगा सकते हैं। अच्छा। जैसे किसी को सुनाई ना दे तो इम्प्लांट लगता है, दिखाई ना दे तो आंखों में लेंस लगता है, दिल खराब हो जाए तो उसमें एक स्टेंट डलता है, वैसे लिंग के स्टेंट भी आते हैं। तो अगर उनको इम्प्लांट बोलते हैं, तो अगर पिनाइल इम्प्लांट बोलते हैं, तो अगर मरीज का इरेक्शन इतना खराब हो चुका है कि कुछ काम नहीं कर रहा है, दवाइयाँ साइड इफेक्ट कर रही है, तो हम पेनिस इम्प्लांट लगा के फिर से लिंग को ठीक कर सकते हैं। तो ये वर्स्ट केसेस में हो सकता है जब सब चीजें वर्स्ट केसेस नहीं, देखो वर्स्ट केस कुछ नहीं होता है। ईडी का ट्रीटमेंट जो है ना, ईडी का ट्रीटमेंट इज एक्चुअली इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज नॉट द मैन्स प्रॉब्लम, इट इज अ कपल प्रॉब्लम। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो खाली आदमी का प्रॉब्लम नहीं है, वो कपल का प्रॉब्लम है। उसमें उसकी वाइफ भी इन्वॉल्व है या पार्टनर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि सेक्स दो लोगों में होता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कई बार अगर क्लिनिकली दवाइयाँ काम कर रही है, इरेक्शन आ रहा है, पर इरेक्शन इतना नहीं है कि वाइफ सेटिस्फाई हो पा रही है, या इरेक्शन इतना नहीं है जिससे फैमिली बन रही है या बच्चे हो पा रहे, तो भी इलाज पूरा नहीं हुआ। अच्छा। तो इसलिए हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सिर्फ मरीज का इंटरव्यू नहीं लेते, हम वाइफ से भी बात करते हैं, पार्टनर से भी बात तो कई बार क्या मरीज तो कहता है आगे कि सर मेरे को ठीक है, थोड़ा इरेक्शन आना शुरू हो गया है, अब मेरे को मतलब एटलीस्ट मैं डिस्चार्ज कर पा रहा हूँ, पर क्या उस इरेक्शन से फैमिली लाइफ कंप्लीट हो पा रही है, क्या कपल सेटिस्फाइड है? तो कपल सेटिस्फाइड नहीं है तो कई बार हम इम्प्लांट तब भी डालते हैं, क्योंकि अगर इंटरकोर्स नहीं हो रहा है तो इंटरकोर्स नहीं होने से इंटरमैरिटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो जाता है, लड़ाई झगड़ा। फिर अगर घर पे कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आपके रिलेशन विद इन लॉज, रिलेशन विद चिल्ड्रन डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर करियर और वर्क पे भी बात आती है। ठीक है, तो अगर आपके बेडरूम में हैप्पीनेस नहीं है तो वो आपके पूरे हर चीज को डिस्टर्ब कर देगी। Exactly. तो डॉक्टर ऐसा भी होता है क्या कि बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से या बहुत कम सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हर आदमी का एपेटाइट अलग होता है, हर आदमी की भूख अलग होती है, हर आदमी खाना ज़्यादा भी खाते हैं, कुछ लोग कम भी खाते हैं। तो इट इज़ अगेन वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सेक्सुअल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कम से कभी ईडी नहीं होता, पर हाँ सेक्सुअल फ्रिक्वेंसी एक कपल प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार वुमन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आदमी की कम है, कई बार आदमी की ज़्यादा वुमन की कम, तो भी लड़ाई या झगड़े या इलाज की जरूरत पड़ जाती है। ओके, तो आपके हिसाब से इसके अलावा जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे थे, तो और कौन कौन से दिक्कतें आ सकती हैं लड़कों में सेक्सुअल इंटीमेट हेल्थ? तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अलावा सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो इंडिया में है वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मतलब कि अर्ली डिस्चार्ज या शीघ्र पतन, जिसको हिंदी वर्ड यूज करते हैं। शीघ्र पतन या प्रीएमई मतलब कि आप सेक्सुअल एक्ट पूरा होने से पहले डिस्चार्ज कर गए। तो सेक्सुअल एक्ट मतलब कि जब आप संबंध बना रहे हो, संबंध के अंदर 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अराउजल, जिसमें आपको डिजायर आई। सेकंड पार्ट होता है हार्डनेस आना। थर्ड पार्ट होता है जो आप संबंध बनाते हैं, और फोर्थ होता है ऑर्गेजम। ऑर्गेजम मतलब कि चरम सीमा, जिसके बाद आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगर आपका ऑर्गेजम आपके कंट्रोल में नहीं है, और ऑर्गेजम दोनों पार्टनर का होता है, मेल का भी फीमेल का भी। अगर फीमेल के ऑर्गेजम आने से पहले मेल ऑर्गेजम कर जाता है, जिस कारण से आपका जो सेक्सुअल एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन बोलते हैं। तो इसका कोई टाइम ड्यूरेशन भी होता है? हाँ, तो जो टेक्स्ट बुक्स कहती है कि 1 मिनट, कि 1 मिनट से ज़्यादा अगर आदमी का डिस्चार्ज टाइम है तो वो नॉर्मल है। पर स्टडीज़ और वर्ल्ड वाइड पता, मतलब जो स्टडीज़ कहती है कि जो एक संबंध का टाइम है वो 7 मिनट होना चाहिए। 7 मिनट्स। तो नॉर्मली 6 से 7 मिनट के अंदर कपल सेटिस्फाई हो जाता है। तो अगर आप 1 मिनट से कम है तो आपको पीएमई है ही है, तो उसके लिए तो इलाज चाहिए। पर अगर 1 मिनट से ज़्यादा है तो कई कपल्स अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं और वो बीमार नहीं है वो, तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं बताते। ठीक है, पर अगर कुछ कपल्स है जिसमें 1 मिनट से ज़्यादा है, पर जिसमें बार बार पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो उस कारण में उसका भी इलाज हम करते हैं। ठीक है डॉक्टर, एक और चीज़ है, आपने जैसे हम यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात कर रहे हैं, तो STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। लड़कियों में तो है ही, लड़कों में क्यों ये हो जाती है प्रॉब्लम STI की? कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं STI से बचने के लिए? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या STI बेसिकली ऐसे इन्फेक्शंस है जो सिर्फ सेक्स से ही फैल सकते हैं। क्योंकि ये इन्फेक्शंस जो है, ये जो जेनिटल फ्लूइड्स है, जैसे सीमन है, औरतों का डिस्चार्ज है, ओरल है, सलाइवा है, इन्हीं के माध्यम से फैलते हैं। तो STI में ऐसे STI भी होते हैं जो सिंपल होते हैं, जो सिर्फ एक गोली मारने से ठीक हो जाते हैं, जैसे गनोरिया है या क्लैमिडिया है, ये इन्फेक्शंस है। और ऐसे STI भी होते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। अच्छा। जैसे HIV एड्स है, या हेपेटाइटिस B है जो लिवर का कैंसर करता है, हेपेटाइटिस C है लिवर कैंसर करता है, HPV है जो गले का कैंसर करता है,
हर्पीज है जो ख़त्म ही नहीं होता, Okay. ठीक है। तो STI कैन बी सेफ एंड डेंजरस बोथ, बट प्रॉब्लम इज कि हमें नहीं पता कि एक औरत में, एक आदमी में कितने STI है। हो सकता है कि जिस आदमी को गोनोरिया हो उसको HIV भी हो। गोनोरिया क्या होता गोनोरिया मतलब कि यूरेथ्रा से डिस्चार्ज आना, मतलब जो लिंग मार्ग है, मूत्र मार्ग से डिस्चार्ज आना। है? अच्छा। तो हो सकता है कि वो डिस्चार्ज हर समय आता नहीं है। Okay. तो होता क्या है कि STI होते इसलिए है कि जो पार्टनर्स है वो एक दूसरे का प्रिकॉशन लेते नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आप कंफर्म मोनोगैमस ना हो, मतलब आपका एक ही पार्टनर है और वो दोनों तरफ से कंफर्म है, आपको भी है सामने वाले को भी है, ठीक है, और आप लोग किसी और से सेक्स नहीं कर रहे हैं, तो आपको STI होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि आपस में ट्रांसमिट नहीं होगा। पर अगर एक भी पार्टनर मल्टीपल पार्टनर के साथ जा रहा है तो फिर STI कैरी कर सकता है। तो मल्टीपल पार्टनर्स में हो सकता है कि कमर्शियल सेक्स वर्कर से जा रहा हो, कई बार आजकल बाइसेक्सुअलिटी होती है, आप गे पार्टनर भी है, नॉर्मल पार्टनर भी है, कई बार अडल्ट्री हो रही है, तो उस कारण से क्या होता है कि आप कहीं और से इन्फेक्शन अपने घर में ला सकते हो। या आप एक पार्टनर है जो आपसे मोनोगैमस है और आप दूसरा पार्टनर नहीं है, तो वो भी अपने आपस में ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब STI की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि मल्टीपल STI एक आदमी में हो सकता है। अब हो सकता है एक आदमी HIV कैरी कर रहा हो, उसको गोनोरिया भी हो, ठीक है। तो अगर आपको गोनोरिया हुआ तो रिस्क ये भी है कि आपने HIV कैरी पकड़ लिया हो, या आपने हेपेटाइटिस B पकड़ लिया हो, या हेपेटाइटिस C पकड़ लिया हो। तो फिर इसलिए टेस्टिंग करा के फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब क्योंकि STI एक स्टिग्मा है, STI एक बात नहीं करते लोग आपस में, तो इस कारण से क्या होता है कि पार्टनर सफ़र करता है, ठीक है। आप वन नाइट स्टैंड हुआ, या वैसे आई डोंट सपोर्ट ऑल दिस, बट हो रहा है सोसाइटी में, तो वन नाइट स्टैंड है या कोई आपने प्रॉपरली प्रिकॉशन नहीं लिए, तो STI से बचने का दो सिंपल तरीके हैं, बल्कि 3 सिंपल तरीके हैं। पहला सिंपल तरीका है कि आप मोनोगैमस रिलेशनशिप में रहिए, आप ट्रस्ट करिए फिर सेक्स कीजिए, ठीक है। आजकल जो ये वन नाइट क्या होता है कि आपने ना कोई ट्रस्ट है ना कुछ है, बस एक सेक्सुअल प्लेजर के लिए आप मिल लिए, तो वो आप नहीं करेंगे तो काफ़ी सेफ्टी रहेगी। सेकंड है कि आपको जब तक कंफर्म ना हो कि आपका पार्टनर मोनोगैमस है, आप प्रोटेक्शन यूज़ कीजिए। कॉन्डम एक सबसे सिंपल और इजी तरीका है STD रोकने के लिए। कॉन्डम 99.99% STD रोक लेगा। और तीसरी गलती जो मेरे पेशेंट्स करते हैं वो है कि उनको लगता है कि सिर्फ पीनो वजाइनल सेक्स, मतलब लिंग और वजाइना का सेक्स ही STD करता है, ऐसा नहीं है। ओरल सेक्स से भी STD हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए तो माउथ और वजाइना सेम है, माउथ और पेनिस सेम है। तो अगर आप ओरल भी कर रहे हैं तो भी आप कॉन्डम यूज़ कीजिए। तो अगर प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं आप, और आप मोनोगैमस रिलेशनशिप में हैं और आप ट्रस्ट करके सेक्स कर रहे हैं, तो STD से बचेंगे। आपने कॉन्डम की बात की डॉक्टर, फ्लेवर्ड कॉन्डम का भी कुछ रोल होता है क्या? नहीं, कॉन्डम तो बेसिकली एक शीट है प्रोटेक्शन के लिए। हाँ। अब कॉन्डम्स में क्या है कि 2 तरह के कॉन्डम आने स्टार्ट हो गए, 3 तरह के बल्कि। देखो, सिंपल कॉन्डम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई करती है, जो नॉन लुब्रिकेटेड होता है, जो सिर्फ एक प्लास्टिक की या सिलिकॉन की शीट है, ठीक है, जिसको आप पहन के यूज़ कर सकते हैं। और कॉन्डम में बहुत सारे मॉडिफिकेशन आ गए हैं। जैसे सिलिकॉन जो है ना, वो स्पर्मिसाइडल होता है, सिलिकॉन में स्पर्म भी मर जाता है। तो नॉर्मली क्या है कि अगर आप सिलिकॉन कॉन्डम यूज़ करें तो प्रेगनेंसी रेट्स भी, कॉन्डम का टेयर भी होगा तो भी प्रेगनेंसी रेट्स कम होते हैं, ठीक है। सेकेंड है लुब्रिकेटेड कॉन्डम्स आए। लुब्रिकेशन मतलब कि आपने उसके ऊपर कोई जेली लगाई है ताकि वो लुब्रिकेटेड रहे, ताकि इंटरकोर्स में सुविधा रहे हस्बैंड और वाइफ को। अब लुब्रिकेशन में फ्लेवर डालें, क्योंकि आज के दिन ओरल सेक्स बहुत कॉमन हो गया है। तो ओरल सेक्स के पर्पज से जस्ट फॉर टेस्ट एनहांसमेंट, कोई नीचे वाले जननांग में कोई टेस्ट सेंसर्स नहीं होते हैं। तो जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो ओरल के लिए ऐड किया गया था। तो उससे कोई सेक्स में दिक्कत नहीं आती है। पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो ये ओरली फ्लेवर्ड लुब्रिकेंट्स है, ये इरिटेशन कर सकते हैं। और सेकंड है, ओरल सेक्स के बाद अगर आप कॉन्डम यूज़ करते हैं तो कई बार कॉन्डम फटने का या फेलियर होने का चांस रहता है, क्योंकि जो सलाइवा है, वो केमिकल जो है, उससे कई बार कॉन्डम वीक हो जाते हैं। तो आइडियली अगर आपने ओरल सेक्स किया है तो उसके बाद कॉन्डम चेंज कर लीजिए इंटरकोर्स करने के लिए। और फोर्थ है टेक्सचर्ड कॉन्डम्स, जिसमें कॉन्डम्स के ऊपर डिफरेंट तरह के डॉट्स एंड पिंपल्स बनते हैं ताकि एनहांसमेंट हो जाए पार्टनर का। और लास्ट है टाइम एनहांसिंग कॉन्डम्स, जिसमें टाइमिंग बढ़ाने की दवाई होती है ताकि मर्द थोड़ा ज़्यादा समय तक इंटरकोर्स कर पाए। डॉक्टर, मेल मेनोपॉज जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट होता है क्या? हाँ, तो मेल मेनोपॉज को एंड्रोपॉज बोलते हैं। हाँ। तो बेसिकली आइडियली तो आदमी को टेस्टोस्टेरोन कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो लाइफ लॉन्ग बना सकता है। पर औरतों की तरह भी एक एज के बाद मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा घटनी शुरू हो जाती है। तो जब टेस्टोस्टेरोन घटता है तो उनके अंदर सेक्सुअल एनर्जी, लिबिडो, डिज़ायर, स्पर्म प्रोडक्शन और मर्दों में ढलना, जैसे बोन मास कम होना, मसल मास कम होना स्टार्ट हो जाता है।
पहले ज़माने में ये 65-70 के बाद होता था, पर अगेन बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न, और ये लाइफस्टाइल और हमारा जो लाइफस्टाइल एनवायरमेंट वॉट एवर, तो आज के दिन 45-40 के साथ पे अंडरपॉज स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो कई बार हम पाएंगे कि 48 इयर्स का मर्द है या 55 इयर्स का मर्द है, वो भी लो टेस्टोस्टेरोन के साथ आता है। अच्छा। ठीक है। तो जिस तरह से फीमेल मेनोपॉज में एचआरटी या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देके हम मेनोपॉज के सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं, उसी तरह एंड्रोपॉज के मरीजों में हम टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या टेस्टोस्टेरोन देके उनके सिम्टम्स को भी ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट है। मोस्टली लोगों को लगता था सिर्फ महिलाओं में मेनोपॉज की प्रॉब्लम होती है, लेकिन लड़कों में भी नहीं, मर्दों में होती है। हाँ, और मतलब एंड्रोपॉज जो है बहुत कॉमन है, और आज के दिन 45 इयर्स के बाद इसके सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो एंड्रोपॉज के सिम्टम लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम होते हैं, जिसमें जैसे स्टार्टिंग बताया था मैंने, मसल मास लॉस, बोन लॉस, मोटिवेशन कम होना, सेक्सुअल डिजायर कम होना, लिबिडो डाउन जाना, स्पर्म क्वालिटी क्वांटिटी खराब होना, परफॉर्मेंस डाउन होना, ये सब सिम्टम्स, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, ये सब सिम्टम्स, मरीज बालों का गिरना, शरीर में से स्किन ग्लो चले जाना। ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मर्दों का सब कुछ कंट्रोल करता है, स्किन की ग्लो से लेकर उनके बालों से लेकर उनकी हार्ट की हेल्थ, सब टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में है। तो टेस्टोस्टेरोन डाउन जाएगा तो बॉडी में हर चीज़ में सिम्टम महसूस होगा। एक्सरसाइज कैपेसिटी कम हो जाना, जिम जाने का मन ना करना, बॉडी वेट गेन ना कर पाना, मरीज आते हैं कि गाल सूख गए हैं, अब बहुत वीकनेस लग रही है, ये सब नॉर्मली लो टेस्टोस्टेरोन के साइंस है। तो अगर इस तरह के कोई साइंस दिख रहे हैं तो हमें तुरंत एक अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन चेक कराना चाहिए। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन अर्ली मॉर्निंग चेक होता है, खाली पेट चेक होता है, अच्छी नींद के बाद चेक होता है, और किसी भी अच्छी लैब में चेक होता है। टेस्टोस्टेरोन चेक कराइए, उसके लेवल्स लेके डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, ओके, ग्रेट। तो वेरिकोसिल के बारे में बताइए डॉक्टर थोड़ा सा। तो वेरिकोसील होता है जो नॉर्मली जैसे टेस्टिस है हमारे शरीर के बाहर है, तो इसमें आर्टरी होती है जो खून लेके आती है, और वेन्स होती है जो खून लेके जाती है। तो आर्टरी गर्म खून लेके आती है और वेन्स गर्म खून को वापस ले जाती है। तो ये एक तरह का एयर कंडीशनर है जो भगवान ने ये इंजीनियरिंग से हमारी बॉडी में क्रिएट किया गया है टेस्टिस टेम्परेचर डाउन करने के लिए। अगर ये वेन्स के अंदर के वॉल्व्स खराब हो जाए तो इन वेन्स में पूलिंग हो जाती है, और ब्लड पूलिंग की वजह से ये जो गर्म खून है ये टेस्टिस में रह जाता है। अच्छा। इस कारण से टेस्टिस के अंदर स्पर्म काउंट, टेस्टोस्टेरोन और साइज की प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम वेरिकोसील की है पेन, हमेशा खड़े रहने पर दर्द करना। तो आर्मी में, वर्ल्ड ओवर आर्मीज में, नेवीज में वेरिकोसील के मरीजों को नहीं भर्ती किया जाता, क्योंकि ये लोग क्रॉनिक स्टैंडिंग करने में पेन करते हैं। तो वेरिकोसील इतना वोग में है आज के दिन बिकॉज 2 रीजंस। 1, आर्मी मेडिकल में वेरिकोसील अगर है तो आपको भर्ती नहीं मिलेगी। इस कारण से आपको आर्मी भर्ती से पहले, मेडिकल फिटनेस से पहले वेरिकोसील को ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में वेरिकोसील फेल होगा तो आपको भर्ती नहीं मिलेगी। सेकंड है इनफर्टिलिटी। ऑलमोस्ट 30% मर्दों को जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनको वेरिकोसील रहता है। तो वेरिकोसील का सर्जरी करते ही स्पर्म ठीक हो जाता है और बच्चे हो जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे, या आपको मेडिकल फिटनेस में दिक्कत आ रही है, या आपको अंडाशय में दर्द है, इन तीनों कंडीशंस में आपका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, मेडिकल जांच होनी चाहिए, और वेरिकोसील है तो उसका इलाज होना चाहिए। आपने जैसे कहा कि वेरिकोसील की सर्जरी ही करनी पड़ती है। यस। इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है इसका? तो वेरिकोसील अगर अर्ली स्टेज में है, लो ग्रेड में है, और जहाँ पर मेडिकल भर्ती नहीं है, वहाँ पर हम दवाइयों से, योगासनों से ट्राई कर सकते हैं कि कुछ कंफर्ट मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, पेन खत्म हो जाए, स्पर्म बेटर हो जाए। पर अगर इनफर्टिलिटी हो चुकी है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या मेडिकल भर्ती है, तो फिर आपको उसको रिपेयर करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर, जैसे आपने टेस्टीज की भी बात की, हेल्दी टेस्टीज के लिए आप 5 बेस्ट और 5 वर्स्ट फूड कुछ बताना चाहेंगे? तो फूड्स तो नहीं, वर्स्ट में हम कह सकते हैं कि एक तो शराब और सिगरेट, 2 तो यही हो गए जो टेस्टिस के लिए बहुत हार्मफुल है। थर्ड हो गया प्रोसेस्ड केमिकल्स। आज के दिन दूध में फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं, प्रोसेस्ड केमिकल आ जाते हैं, नकली पनीर है, ये सब चीज़ों का अडल्ट्रेटेड फूड, ये अवॉइड करना चाहिए। चौथा, प्लास्टिक्स में पानी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को हार्म करता है, तो प्लास्टिक तो आपको यूज़ करना ही नहीं चाहिए। और 5वां, मोबाइल फ़ोन यहाँ नहीं रखना, जेब में यहाँ रखना है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन भी टेस्टिस खराब करती है। अच्छा। तो इसलिए कोशिश करिए मोबाइल फ़ोन को या तो बटक की पॉकेट में रखिए या जेब में रखिए। मोबाइल फ़ोन को अपने फ्रंट पॉकेट में टेस्टिस के पास ना रखिए। और पहले टाइम में तो लैपटॉप मना करते थे कि लैपटॉप को लैप पे रख के मत करिए। आजकल काफ़ी लोग देखते हैं कि हम आजकल लोगों ने लैपटॉप की टेबल्स मंगवा लिया, तो आप उस पे लैपटॉप रखिए, अपने डायरेक्टली टेस्टिस के ऊपर लैपटॉप्स को ना रखिए, अवॉइड करिए। ओके, तो फाइनली डॉक्टर, सेशन खत्म करने से पहले प्लीज हमारे ऑडियंस को ये भी बता दीजिए कि हेल्दी टेस्टिस के लिए वो क्या प्रिकॉशंस फॉलो करें, क्या ऐसी चीजें करें? अगर आपको अपने टेस्टिस हेल्दी रखने हैं, आपको अपना स्पर्म काउंट हाई हेल्दी रखना है, तो 5 मैं आपको बता देता हूँ। पहला, हेल्दी फैट्स, वो आपको कंज्यूम कीजिए। हेल्दी फैट्स में आपके पास एग योक है,
देसी घी है, ड्राई फ्रूट से आने वाला ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं, इनको यूज़ कीजिए। सेकंड है डेली रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, इसमें शीर्षासन ज़रूर करिए। तीसरा है कि आइस बाथ या टेस्टिस को ठंडा रखना है तो बहुत हेल्पफुल होगा। चौथा है कि बहुत टाइट अंडरवेयर्स, बहुत टाइट जीन्स ना पहनिए। और पांचवा है कि क्रॉनिक सिटिंग, बहुत ज़्यादा बैठने की बजाय अगर आप ऑफिस में भी है तो हर 1 घंटे बाद थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। उससे आपको आजकल तो स्टैंडिंग वर्क स्टेशन भी आ गए हैं, इसमें आप खड़े होकर काम कर सकते हो। तो एक स्टैंडिंग वर्क स्टेशन में इन्वेस्ट कीजिए ताकि हर 1 घंटे बाद थोड़ा सा अप करके उसमें, नहीं तो अगर ज्यादा टाइम तक बैठे भी हैं तो हर 1 घंटे पे हर 1 घंटे थोड़ा वॉक कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। ग्रेट। तो आई थिंक इस सेशन के जरिए जितने भी सेक्सुअल या इंटीमेट हेल्थ से रिलेटेड मेन के प्रॉब्लम्स होंगे उस पर हमने अच्छे से डिस्कस किया। आपने भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मैंने सेशन को एंजॉय किया, और ये मैं इसलिए एंजॉय किया क्योंकि आपके माध्यम से हम मर्दों तक पहुंचना चाहते हैं। Exactly. इसलिए नहीं कि मुझे मरीज बढ़ाने हैं, इसलिए कि मर्दों को ये पता चले कि आपकी प्रॉब्लम्स का साइंटिफिक और अच्छा इलाज अवेलेबल है। हाँ। जैसे हर लेडी को पता है कि गायनेकोलॉजी पे जाना है, हाँ। वैसे हर मर्द को पता होना चाहिए कि एंड्रोलॉजी है, कि आपके पास एक अच्छा डॉक्टर आपके घर के पास है जो आपकी हर मर्दाना समस्या को ठीक कर सकता है। एग्जैक्टली। तो आई होप जितने भी लड़कों को इस तरह की प्रॉब्लम होती होगी जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते हैं, इस सेशन के जरिए उनको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इस सेशन पर हमारे साथ जुड़े, आपने इतने अच्छे तरीके से सब चीज़ों के बारे में बात की। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। इसे शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।